जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का मॉडल पेपर दे दीजिए, तो हिंदी का मॉडल पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर फॉर एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का लिंक, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलें चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखें, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट, पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, देखें फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के दो पेपर देने होते हैं। ठीक है, पेपर वन पेपर टू दो पेपर होते हैं आपके। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर बच्चों को 4 पेपर देने होते हैं। ठीक है, हिंदी के, तो उनके लिए भी है। ठीक है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उन्होंने एग्जाम की गाइडलाइन जारी किया है कि उनका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसको 100 शब्दों में उत्तर देना होगा। ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसमें 250 शब्दों में उत्तर देना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें 500 शब्दों में उत्तर देना है। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का आपका गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है, एग्जाम को लेकर के बाकी डीडीयू का कोई आया नहीं है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादातर कॉलेज में इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे। ठीक है, तो यह मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मॉडल पेपर को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि एक भी बच्चा बचे ना, शानदार तरीके से एकदम तैयारी कर ले। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक एकदम शानदार तरीके से मैं मॉडल पेपर लाता रहूँगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाया नहीं था। ठीक है, केवल सिक्स सेमेस्टर वालों बच्चों को पढ़ाया था जो इस बार चले गए हैं। तो आप लोगों में से बहुत बच्चे हमें नहीं जान रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का पेपर वन है। पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, यहाँ पर आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है आपका काव्य हेतु। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 100%। ये काव्य हेतु हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, हर साल पूछा जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है काव्य हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, अभी थोड़ा वेट करिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न है, काव्य गुणों की संख्या नाम सहित स्पष्ट कीजिए। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। जैसा मैंने बताया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। अगला है आपका काव्य प्रयोजन क्या होता है भैया, काव्य दोष है चौथा प्रश्न। और जो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 के 10 जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं सभी करने अनिवार्य होते हैं बाबू। ठीक है, काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अगला है छठवां, रस स्वरूप या रस शब्द का अर्थ। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे कि रस स्वरूप क्या है और जो रस शब्द है इसका अर्थ या परिभाषा क्या होता है। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत क्या है, ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। ध्वनि सिद्धांत क्या है, अलंकार का महत्व क्या है। ठीक है, अनुकृति सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये अनुकृति को अनुकरण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत या फिर अनुकृति सिद्धांत, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीए फिफ्थ सेमेस्टर में। जब आपको टाइम मिलेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं अगले मॉडल पेपर में तो लाने ही वाला हूँ उसे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू इसमें यथार्थवाद क्या है। ठीक है, यथार्थवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम से पहले आपके मैं कई मॉडल पेपर देने वाला हूँ। ठीक है, चलें अब खंड ब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मैं खंड अ आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 10 प्रश्न बताए गए हैं, 10 के उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। और जो पहला प्रश्न है वो लॉन्ग उत्तर है उसका। ठीक है, मतलब जो पहला प्रश्न है काव्य हेतु, इसको मैंने लॉन्ग लिखा है क्योंकि इसमें देखें, भारतीय आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालिए।
और ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ पहला प्रश्न, ये थोड़ा लॉन्ग होगा। काव्य हेतु क्यों होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चले दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा, तो चले पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, फिर इसका उत्तर बताऊंगा क्यों बड़ा है। देखिए, काव्य हेतु का परिचय देते हुए प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। काव्य हेतु को लेकर के प्रतिभा को अलग से पूछता है। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, प्रतिभा केवल लिखा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 50 शब्दों में उत्तर देना होता है या फिर 100 शब्दों में, ध्यान रखेंगे। काव्य हेतु और काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व, ठीक है, इसीलिए प्रश्न को थोड़ा लॉन्ग कर दिए हैं, ताकि इन देखिए 1 2 3 4 प्रश्नों में से ध्यान रखेंगे, इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, पूछेगा काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व क्या है, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। काव्य हेतु या फिर प्रतिभा पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर भी इसमें है, और काव्य हेतु का परिचय देते हुए प्रतिभा का महत्व का प्रतिपादन कीजिए, ये सभी है। ठीक है, चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 50 शब्दों में कैसे लिखना है। देखिए 50 शब्दों में लिखना है भैया, तो एकदम आराम से इतना लिख सकते हैं 50 शब्दों में या फिर 100 शब्दों में। ठीक है, चले बाकी जिनका लॉन्ग रहेगा भैया आराम से लिख सकते हैं आप, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न में। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रश्न को दिखा देता हूँ। देखें, एक बार आपको प्रश्न दिखाना अनिवार्य है। देखें, प्रतिभा काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व। ठीक है, देखें, हेतु शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, कारण, अर्थात हेतु कारण को कहते हैं। ठीक है भैया, तो काव्य हेतु का अर्थ क्या हो जाएगा, काव्य के उत्पत्ति का कारण। ठीक है, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भैया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो के ठीक नीचे आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। डाउनलोड करके एकदम शानदार तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक आपका एकदम फुल एकदम तैयारी करा दी जाएगी दोनों पेपर का। ठीक है, देखें, इसके अंतर्गत उन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, यानी काव्य हेतु के अंतर्गत उन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है जिनके कारण साहित्य की रचना होती है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि साहित्य यानी काव्य के हेतु में रचनाकार द्वारा सृजन की प्रक्रिया और कारणों पर विचार किया जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में इन तत्वों का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है कि कवि में वह कौन सी शक्ति निहित है जिसके कारण वह सामान्य मानव होकर भी विलक्षण काव्य की रचना करता है या असामान्य अर्थ संपन्न करता है। ठीक है, आगे आपको इसमें लिखना है। देखें, भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। ठीक है, आपके एग्जाम में 50 शब्दों में इस तरह से प्रश्न पूछता है, व्युत्पत्ति दे देगा आपको, अब 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा। प्रतिभा क्या है, 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा। अभ्यास क्या है, 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा। ठीक है, चलें, प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन, जैसा कि आपको प्रश्न में बताया गया था, मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए, काव्य हेतु का परिचय देते हुए प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। ठीक है, तो प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन ध्यान देंगे। प्रतिभा का महत्व तो सर्वोपरि है ही, आचार्यों ने उसकी व्याख्या भी की है। यह काव्य का अनिवार्य एवं सर्वोत्कृष्ट हेतु है। ठीक है, सभी विज्ञानों ने प्रतिभा के महत्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में भामह से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक प्रायः सभी प्रमुख आचार्यों ने प्रतिभा का विवेचन किया है। अच्छा, भामह ने प्रतिभा का किस तरह से विवेचन किया, ध्यान देंगे। देखें, भामह ने काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुरित रहती है। ठीक है, वे यह स्वीकार करते हैं, यानी भामह स्वीकार करते हैं कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्क, शास्त्र तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। ठीक है, मनन करना चाहिए। उन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास।
पर वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए लिखते हैं। गुरूपदेशाध्ये तु शास्त्रम जड़धिप्याबलम, ठीक है। काव्य तु जायते जातु कस्याचित प्रतिभा भावतः, ठीक है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुरित रहती है, ठीक है। चले ध्यान देंगे। आगे आपके दूसरे आचार्य हैं दंडी, ठीक है। देखिए आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा तो आप इसे इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। यदि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है या फिर 100 शब्दों में, तो ऊपर जैसे मैंने बताया उसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है। चलें बाकी आपके पास जो भी आइडिया है आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चले दूसरा है दंडी। दंडी प्रतिभा, अध्ययन तथा अभ्यास तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। उन्होंने काव्यादर्श में कहा, नैसर्गिकी व प्रतिभा स्रोत च बहु निर्मलम आनंदश्चाभियोगस्याः करणाम काव्य संपदः, ठीक है। काव्य संपदः स्वाभाविक और प्रतिभावान और सुना बहुत शुद्ध, उसके आरोप का आनंद ही उनकी काव्य संपदा का कारण है। दोस्तों ये जो संस्कृत का जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पैराग्राफ, इसको मैंने इंटरनेट से क्या किया है, इंटरनेट से इसको लिखा है, ठीक है, ट्रांसलेट किया है। तो इसका थोड़ा सा जो उत्तर है, इसका जो अर्थ है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चले बताना ज़रूरी है आप लोगों को। चले अगला है आपका वामन। वामन ने स्पष्ट रूप से तो काव्य का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है, भामह ने किया है, ठीक है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग यानी काव्य हेतु स्वीकार किया है और कहा, सदोषा गुणालंकार हनादाभ्याम, ठीक है। यानी काव्य उन शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो, इसकी आत्मा ही रीति है, ठीक है। चले ध्यान देंगे। आपको अगला इसमें हैं आचार्य रुद्रट जी, ठीक है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए कहा है, तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यासः, ठीक है। यानी काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रतिमा को शक्ति कहा है तथा इसके दो भेद किए हैं, पहला सहजा, दूसरा है उत्पाधा, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, इन्होंने क्या कहा भैया काव्य हेतु को लेकर, तो पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य हेतु को लेकर कहा है कि पंडित राज जगन्नाथ ने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु न मानकर प्रतिभा का हेतु स्वीकार किया है। उनका कहना है, तस्य च कारणम कविगता केवलाम प्रतिभा, यानी काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, ठीक है। चलें देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में संस्कृत भाषा अगर आपको नहीं आ रही है लिखना, ठीक है, भूल गए हैं, तो आप अगर अर्थ को लिख देंगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा होशियार है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। चलें और एकदम नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते सोचते कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। काव्य गुणों की संख्या नाम सहित समझाइए। तो देखें, काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए, काव्य गुणों की संख्या 2 तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो पूछा गया है आपकी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखें, काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है। देखें, काव्य गुण क्या है, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरिता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण, ठीक है, गुणों
गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से आत्मतत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। ठीक है, काव्य गुण में। दूसरा है आपका प्रसाद गुण, यानी इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे ही काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका ओज गुण। ठीक है, ठीक है, आपको बता गया है कि काव्य गुण क्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे काव्य गुण क्या है। काव्य गुण के तीन होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो ओज गुण क्या है? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। 100 शब्दों या 50 शब्दों में उत्तर देना है तो बाबू एकदम विस्तार पूर्वक लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलें, अगला है आपका माधुर्य गुण। ठीक है, हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में, ठीक है, यानी मन में श्रृंगार, करुणा या शांत के भाव उत्पन्न होते हैं वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। ठीक है, अगला है आपका काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन क्या है भैया? काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है कविता या काव्य का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए काव्य की रचना की जाती है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत भी करना है। देखें, काव्य के मुख्य प्रयोजनों में आध्यात्मिकता, नैतिक शिक्षा, समाज सुधार और जीवन मार्गदर्शन शामिल होते हैं। इसके अलावा काव्य का एक उद्देश्य भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होता है। काव्य रचनाएं पाठकों या श्रोताओं में रस की उत्पत्ति कर उनके हृदय में आनंद उत्पत्ति करती है। ठीक है, देखें, काव्य का जो प्रयोजन है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: शिवेत रक्षण, शिवशौक, विमर्श और स्मरण। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा, मैंने उसे भी सॉल्व कराया। ठीक है, चलें, आगे है जिन कारणों के उपस्थित होने से कविता के सौंदर्य, शुद्धता में कमी आ जाए अथवा रस स्वाद में बाधा उत्पत्ति हो उन्हें काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, काव्य दोष किसे कहते हैं? जिन कारणों के उपस्थित होने से कविता के सौंदर्य, शुद्धता में कमी आ जाए या फिर जो रसास्वाद है उसमें बाधा आ रहा हो तो उसे काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, आचार्यों ने काव्य दोष की जो परिभाषा है कई प्रकार से दी है। देखें, आचार्य वामन ने काव्य की जो परिभाषा कैसे दी है? ठीक है, काव्य दोष की परिभाषा आचार्य वामन ने कैसे दी है? गुणों के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं या फिर गुणों के विरोधी तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? गुणा विपर्यायात्मनो दोषा। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है काव्य दोष को लेकर? इन्होंने कहा है काव्य में अपकर्ष लाने वाले धर्म दोष कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है बोधास्त अस्यापकर्षा। ठीक है, आचार्य श्रीपति के अनुसार, अच्छा, इन्होंने क्या कहा है काव्य दोष को लेकर? इन्होंने कहा है जिससे कविता का सौंदर्य नष्ट होता है उसे काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, जा पदार्थ के दोष से आछे कवित नसाई, दूषण तासी कहत है श्रीपति पंडित राई। ठीक है, चलें, अगला है काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व। ठीक है, तो ऊपर पहला उत्तर देखें तो काव्य हेतु में प्रतिभा का महत्व किस प्रकार से बताया है मैंने। ठीक है, एक प्रश्न को दिखा करके आपको फिर उत्तर बताया है तो ध्यान से जा करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर से इसमें 6वां प्रश्न है रस स्वरूप या रस शब्द का अर्थ या फिर रस शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखें, रस स्वरूप क्या है? रस भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृत साहित्य में रस का मतलब है आनंद या स्वाद। आचार्य भरत मुनि द्वारा दिए गए नाट्य शास्त्र में रस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको इतना लिख देना, उसके बाद लिखना है रस के स्वरूप में। देखें, रस का स्वरूप मुख्य रूप से भावनाओं और
अनुभूतियों के मेल से निर्मित होता है। आपकी जो भावनाएं हैं और आप जो महसूस कर रहे हैं उसको मिलने से रस का स्वरूप, ठीक है, निकलता है। अच्छा, आगे है, यह काव्य या नाटक में भव्य भावों का सजीव अनुभव है। विभाव यानी जिससे भाव जागृत होता है। अनुभाव यानी जिसके द्वारा भाव व्यक्त होते हैं। और व्यभिचारी भाव यानी अल्पकालिक भाव, ठीक है, इसके संयोजन से रस की उत्पत्ति होती है। रस व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान होता है और जब वह साहित्यिक या नाटकीय प्रस्तुत के माध्यम से सक्रिय होता है तो उसे रसानुभूति कहते हैं। ठीक है, रस की परिभाषा या फिर रस का अर्थ है बाबू, ध्यान देंगे। देखिए, रस की परिभाषा और रस का अर्थ जो है अलग अलग तरीके से आप लोग लिखते हैं, अलग अलग तरीके से। ठीक है, कई तरह के आपके परिभाषा हैं तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो आप यही लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, रस की परिभाषा क्या है या फिर रस का अर्थ है वह आनंद या अनुभूति जो साहित्यिक कृति के पठन या नाट्य प्रदर्शन से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे देखने या पढ़ने वाला व्यक्ति जिस सुख, आनंद और रसमयता का अनुभव करता है उसे ही रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है, इसे थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। विभावानुभाव्य विचारी संयोगादृशी निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका, ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत क्या है? भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत प्रौढ़ सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। काव्य शास्त्रीय परंपरा में ध्वनि सिद्धांत रस को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से व व्यंजना की खोज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। उन्होंने अपनी कृति धन्यालोक 675 ईस्वी में ध्वनि सिद्धांत की न सिर्फ सूक्ष्म विवेचना की बल्कि काव्य प्रतिमानों को भी नई और प्रौढ़ दृष्टि से परखने का प्रयास किया। चलिए, 8वां प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अलंकार का महत्व। ठीक है, देखिए, अलंकार साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण होते हैं। ये शब्दों को नए रूप में ढालकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा को संगीत की तरह मधुर और आकर्षक बनाया जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे या फिर मैं अगले मॉडल पेपर में ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए, अलंकारों का महत्व इस प्रकार है भैया। भावों की गहराई, अलंकार भावों को अधिक गहरा और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, उपमा अलंकार से दो वस्तुओं की तुलना करके उनके बीच का संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरा है भाषा की सुंदरता। ठीक है, अलंकार भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। ये शब्दों को नए रूप में ढालकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अगला है पाठक का मनोरंजन। अलंकार पाठक का मनोरंजन करते हैं और उन्हें रसास्वादन का आनंद देते हैं। अगला है कवि की अभिव्यक्ति। अलंकार कवि को अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, साहित्य की समृद्धि, अलंकारों के प्रयोग से साहित्य और अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण बनता है। ठीक है, चलें अगला है आपका अनुकरण सिद्धांत। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलें अनुकरण सिद्धांत देखें। अनुकृत या फिर अनुकरण सिद्धांत क्या है? इमिटेशन थ्योरी। जो इमिटेशन थ्योरी है, अनुकरण सिद्धांत, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि कलाकृतियाँ वास्तविक जीवन की नकल होती हैं। यानी एक चित्रकार प्रकृति को, एक लेखक मानव व्यवहार को और एक संगीतकार ध्वनियों को अपनी कला में उतारता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि कला का मूल उद्देश्य प्रकृति और जीवन का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पूछता है, अरस्तु का विवेचन सिद्धांत पूछता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, चले बाकी मैं मॉडल पेपर में ऐड करूँगा ज़रूर। अनुकृत या फिर अनुकरण सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? प्राकृतिक नकल है, वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है, दर्शक की समझ है। ठीक है, भावनाओं का संचार है। अनुकृत सिद्धांत के समर्थक और विरोधी कौन कौन से हैं ये जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुकृत सिद्धांत के समर्थक हैं प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, अच्छा,
विरोधी आधुनिक कलाकारों और दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि कला केवल वास्तविकता की नकल नहीं होती है, बल्कि यह एक नई वास्तविकता का निर्माण करती है। ठीक है, चलें। आपका 10वां प्रश्न इसमें पूछा गया दोस्तों, यथार्थवाद। तो यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म से बना है, जिसका अर्थ क्या है? वस्तु होता है। वास्तविकता का साहित्य दर्पण यथार्थवाद एक ऐसा साहित्यिक सिद्धांत है जो साहित्य को वास्तविक जीवन, ठीक है, वास्तविक जीवन की सटीक प्रतिबिंब मानता है। यह साहित्य का एक ऐसा स्वरूप है या फिर ऐसा रूप है जिसमें लेखक जीवन के विभिन्न पहलुओं को बिना किसी अतिशयोक्ति या अलंकरण के, जैसा कि वे वास्तव में है, वैसा ही चित्रित करता है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा यथार्थवादी लेखक माना जाता है। ठीक है, आगे आपको इस तरह लिखना है, यथार्थवाद अवधारणा करते हुए काजामिया ने कहा है कि यथार्थवाद एक पद्धतिन ही विचारधारा मानते हैं। ठीक है, यथार्थवाद एक पद्धतिन ही विचारधारा मानते हैं। ये कौन है? काजामिया मानते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा भैया? देखिए, जयशंकर प्रसाद क्या मानते हैं? यथार्थवाद की जीवन का दुख और अभाव का उल्लेख मानते हैं यथार्थवाद को। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी यथार्थवाद को क्या मानते हैं? यथार्थवाद का संबंध वस्तु जगत से जोड़ते हैं। ठीक है, चलें दोस्तों, देखें, आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, 100 शब्दों में उत्तर देना है, तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे अतु लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ये आपका जल्दी बुक में नहीं मिलता है, और बुक में मिलेगा तो थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, 1-2 लाइन में रहता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। आपको, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ताकि अब अगले जो 6 सेमेस्टर है उसमें तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में 6 सेमेस्टर का क्लास एक बार देख लीजिए, कहेंगे हाँ सर क्या पढ़ाए हैं बीए सेमेस्टर वाला सर। एक एक प्रश्न को काफ़ी नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। चलें, अब मैं आपको खंड ब में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, चले दोस्तों, मैंने इसमें आपको खंड अ बता दिया है। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर है, एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28 के लिए भी ये मॉडल पेपर है। देखें, खंड ब में आपके 200 शब्दों में उत्तर पूछा जाएगा, किसी किसी कॉलेज में 150 शब्दों में उत्तर पूछता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा भैया हम 250 शब्दों में उत्तर लेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें केवल 2 ही लिखना है आपको। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। खंड ब में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है? सारे प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करना है। देखें, भारतीय आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एकदम तैयार करेंगे इसे आप। देखिए, आपके पास सीरीज होगी, कोई भी सीरीज है, जैसे यूपीएच आता है आपका, राजेंद्र आता है, कोई भी सीरीज होगी आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं। आपके पास गाइड होगा, बुक होगा, आप तैयार करेंगे इसे। अगला है, हिंदी आलोचक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तैयार करेंगे। अगला है, शास्त्रवाद साहित्य शास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसे तैयार करेंगे आप। ठीक है, 200, 250 शब्दों में और 150 शब्दों में लिखना, यह बात ध्यान रखेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना की पद्धतियाँ। अगला प्रश्न है 5वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचकों व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना। ठीक है, देखिए, अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 बार एक एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आने से पहले आपका एकदम शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलें, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपके सेकेंड मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।